सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। रहीमदास जी का एक दोहा मुझे आपसे मुखातिब होते ही याद हो आया कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आएंगे बनत ना लगिए देर। राहुल गांधी के साथ इन दिनों संभवतः ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। उनके अच्छे दिन आने शुरू हो गए। राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के वारिस, राजनीतिक वारिस, उनको भाजपा और भाजपा की गोद में बैठा हुआ मुख्य धारा का मीडिया पप्पू कहकर पुकारता था। पप्पू की टैगलाइन दी गई थी। लगातार राहुल गांधी पर मीम्स बनते थे, उनकी मजाक बनाई जाती थी, उनके भाषणों को कट पेस्ट करके, जैसे राहुल जी का एक वीडियो आता था जिसमें वो कह रहे हैं कि इधर मशीन में आलू डालो आगे से सोना निकलेगा। उसका संदर्भ कुछ और था, लेकिन कट पेस्ट करके सोशल मीडिया में मुख्यधारा के मीडिया के साथ सहभागिता करके, गठजोड़ करके और ट्रोलर्स के जरिए राहुल को पप्पू बताने का कार्यक्रम बरसों तक चलता हमने इस देश में देखा है। लेकिन अब वक्त लग रहा है राहुल गांधी का बदल रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी जिनके इर्द गिर्द 2014 से 2025 तक भारतीय राजनीति घूमती रही है, उनका वक्त थोड़ा सा कमजोर हो चला है। 2014 के लोकसभा चुनावों से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जादू देश की जनता में छाया रहा था। चौतरफा मोदी थे, हर घर मोदी थे, जिससे पूछिए मोदी जी का गुणगान। नरेंद्र मोदी जी ने अपने करिश्माई भाषणों से, मुझे उनके भाषण करिश्माई नहीं लगते मगर बहुतों को लगते हैं, वो जो जुमले उछालते हैं उनको इस देश की जनता ने लपका है, हाथों हाथ लिया है। तो वो अपने करिश्माई भाषणों से, अपने विपक्षियों पर तीखे हमलों से और नारेबाजी के दम पर जनता का दिल जीत पाने में सफल रहे थे। याद है आपको उनका एक बड़ा शानदार नारा था जिसको हम लोग जुमला कहते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। फिर आगे जाकर उसमें विश्वास भी जोड़ दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिर एक और आया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात। जनता गदगद हो गई, उदित हो गई, मुदित हो गई। मोदी जी ने एक एक करके जनता के सामने सपनों का ऐसा गुलदस्ता पेश किया जिसने उन्हें लगातार 2 बार लोकसभा में बहुमत दिलाया। लास्ट चुनाव में जो बहुमत था वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब नहीं आ पाई, 240 ही सीटों में सिमट गई, लेकिन एनडीए आ गया सरकार में। और ये मोदी जी का प्रभाव था। ये बात स्पष्ट है कि मोदी के नाम पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीते जिन्हें आमतौर पर जनता वोट देना पसंद नहीं करती या अपना प्रतिनिधि चुनना पसंद नहीं करती। लेकिन अब 2025 में जनरेशन जेड का मूड बदल रहा है, देश का भी मूड बदल रहा है। और इसका उदाहरण है ताजा सी वोटर सर्वे जो इंडिया टुडे और सी वोटर ने कराया है और जिसमें मूड ऑफ द नेशन, इस सर्वे का नाम सी वोटर और इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन रखा है। इसके अनुसार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटी है और राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी उछाल आया है। इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी पर रहीम का दोहा सटीक बैठता है कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। जो फासला राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में कभी 21% का था, वो अब घटकर मात्र 11% रह गया है। यह बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है। कहां 21% और कहां 11%। यह बदलाव भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। यह बता रहा है कि जनता अब एक नए विकल्प को गंभीरता से तलाश रही है। 2014 से अगर आप देखें, मोदी जी की यात्रा को देखें मुख्यधारा की राजनीति में, तो नरेंद्र मोदी जी ने
राजनीति को नारों और जुमलों के साथ आगे बढ़ाया। अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा जब गूंजा था तो देश के करोड़ों लोग ये मान बैठे थे कि उनके जीवन में क्रांति आ जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का दौर, लोगों को बहुत परेशानियां हुई थी। कई कई दिन तक लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक लोग खड़े रहे थे, यहां तक कि कुछ लोगों की नोट बदलवाने के चक्कर में मौत भी हुई थी। लेकिन लोगों का विश्वास मोदी जी पर बना रहा था, यह मानते हुए कि यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है। लेकिन सच क्या है, मोदी जी के नारे एक एक होते धराशायी हमने देखे हैं। एक भी नारा ऐसा नहीं है जिस पर यदि आप ईमानदारी से भक्ति भाव को हटाकर चिंतन करें, विश्लेषण करें तो वो आपको धरातल पर मिलेगा। जैसे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का नारा, ये वादा जो है इसने युवाओं को पूरी तरह मोदी जी की ओर कर दिया था। इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर में बदल गया यह नारा। और मोदी जी ने बाद में कहा कि स्वरोजगार की ओर जाइए, पकौड़े तलिए, वो भी तो रोजगार है। तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल का नारा या जुमला धराशायी। युवाओं की भीड़ जो 2014 में मोदी के साथ खड़ी थी, आज रोजगार की तलाश में दर दर भटक रही है, हताश है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि यही कारण है, डर लगता है नेपाल में जो युवा पीढ़ी ने किया और जिस प्रकार वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद त्यागना पड़ा, जो हिंसा वहां हुई, हमारे यहां का नौजवान भी कुंठित हो चला है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है नौकरी देने का। मोदी जी ने यह कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मतलब अद्भुत नैरेटिव गढ़ा और बहुत ही सरल भाषा में कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाऊंगा। और जनता हमारी बहुत सीधी सादी है, बहुत ही सच्चे दिल वाली है, मान लिया उन्होंने। राफेल की डील का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, कोई मानने को तैयार नहीं कि राफेल में कुछ गड़बड़ी हुई है, पढ़ा लिखा वर्ग भी तैयार नहीं। बोफोर्स में जो राजीव गांधी जी के समय में 1986-87 में घोटाला आया था, जिसमें बोफोर्स तोप खरीदी गई थी और 60 करोड़ की दलाली लिए जाने की बात हुई थी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, राजीव जी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को छोड़ के त्यागपत्र देकर इसको बड़ा मुद्दा बना दिया था। नारा गूंजने लगा था देश की गली गली में, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। उठ 60 करोड़ की दलाली वाले बोफोर्स को तो इस जनता ने स्वीकार लिया और राजीव गांधी को 1989 में सत्ता छोड़नी पड़ी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह नए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन राफेल में जो कुछ हुआ, जनता का मोदी जी पर इतना भरोसा था कि उसने मान लिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, और बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद कर दिया। फिर आता है अडानी हिंडनबर्ग विवाद। राहुल गांधी कहते रहे कि क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, हम दो हमारे दो की बात करते रहे कि एक और अंबानी जी हैं जिनका व्यापार विस्तार पा रहा है, दूसरी ओर अडानी जी हैं, वो भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री के प्रिय हैं। लेकिन जनता ने नहीं माना। जनता को यकीन था, और बहुतों को तो आज भी यकीन है, कि अडानी जी अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाने में सफल हुए हैं। अब लेकिन जैसा कि सी वोटर का सर्वे कह रहा है, लोगों को चीजें समझ में आने लगी हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियों की स्थिति क्या है वो आप उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से समझ सकते हैं, जहां पर बार बार एक प्रश्न आता है कि कोई वीआईपी था जिसको कुछ विशेष सेवाएं देने के लिए अंकिता भंडारी को कहा गया था, लेकिन कौन वीआईपी है इस मुद्दे को सामने रखने का साहस कोई नहीं कर पा रहा है, सब उदासीन हो चले। उन्नाव में आपने देखा क्या हुआ था एक बेटी के साथ। हाथरस का कांड आपको उत्तर प्रदेश का याद होगा, जहां बलात्कार और महिला हिंसा के मामले में सरकार की नीयत और नीति दोनों को कटघरे में खड़ा होते हुए पूरे देश ने देखा है। इसी तरह मेक इन इंडिया,
ये भी बहुत ही सुंदर नारा, जो कुछ बनाओ भारत में बनाओ, जनता मान गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जनता मान गई। सच क्या है कि सब कुछ चीन का माल है जो हमारे यहाँ असेंबल होता है और उसमें मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेचा जाता है। वो चीन जिसके साथ हमारे रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं, उसके यहाँ से हम मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि खिलौनों को इंपोर्ट करते हैं, देवी देवता भी हमारे वहां से इंपोर्ट होकर आते हैं और भारत की बाजारों में बिकते हैं। इसे मेक इन इंडिया कहा जाता है। कितना बड़ा मजाक है। रक्षा उपकरणों में भी असेंबलिंग इंडिया की छवि ही बनी है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राइफल्स खरीदी हैं, ऑर्डर दिया है विदेश से खरीदने का। जबकि एक तरफ बात की जा रही है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि अब डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत बनाने लगा है और राइफल जैसी, ऑटोमेटिक राइफल जैसी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें कहा जाता है कि हम मेक इन इंडिया पर भरोसा करें। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमें दिखाया गया। वो सपना अभी भी लोग देख रहे हैं, मस्त होकर सोते हैं और उनको लगता है कि देश जल्दी ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते भी उससे देर नहीं लगी। लेकिन यह भी सच है, जो सी वोटर इंडिया टुडे का सर्वे मूड ऑफ द नेशन बता रहा है कि जनता अब समझने लगी है। उसको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन आ रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है। मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने, उनके भाषणों ने इन नारों को प्रभावशाली जरूर बनाया था, जनता का दिल जरूर जीता था। लेकिन अब जब महंगाई से जनता त्रस्त है, हर बेरोजगारी से त्रस्त है, निचले स्तर से लेकर हर राज्य में शीर्ष स्तर तक पसर चुके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो फर्क तो पड़ना ही था। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब लग रहा है इस देश का मिजाज बदल रहा है। मूड ऑफ द नेशन इज चेंजिंग। इसके विपरीत आप देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ग्राफ निरंतर ऊपर जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी इवॉल्व होकर निकले हैं। उन्होंने जो पप्पू नाम का टैग उनके ऊपर लगा दिया गया था, उसको बदलने के लिए खासा प्रयास किया। भारत जोड़ो यात्रा की, जनता के बीच में गए, जनता से जुड़े। बिहार में उन्होंने जो अभी एसआईआर के खिलाफ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो पदयात्राएं की, उससे माहौल बदला है। राहुल जन नेता के रूप में उभरने लगे हैं। राहुल ने अपने आप को गांधी परिवार का वारिस के बजाय एक सामान्य नेता बनाकर जनता के सामने पेश किया और अब वो एस्टैब्लिश हो गए हैं कि वे आम जनता के नेता हैं। जब वे पैदल हजारों किलोमीटर चले, जनता से मिले, उनके घर गए और सही में गरीब गुरबा की दुकान में बैठ के उन्होंने चाय पी, तो जनता का मिजाज उनके प्रति बदला, उनके प्रति जनता का भाव बदला है। राहुल के भाषणों में भी अब परिपक्वता और गंभीरता दिखने लगी है। वे सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकायदा तथ्य देकर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देकर अपनी बातें रख रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने बार बार किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, चुनाव आयोग व अन्य संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और कॉरपोरेट पर वर्तमान सरकार की निर्भरता जैसे मुद्दों को बड़े असरदार तरीके से उठाया है। विदेशों में उनके भाषण बता रहे हैं, वो जोर देकर कह रहे हैं, उनको भारत में विलेन बताया जाता है विदेशों में दिए गए उनके भाषणों को लेकर। लेकिन राहुल खालिश सच बोलते नजर आ रहे हैं। वे जितनी बार विदेश जाते हैं उतनी बार कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। अभी वो कोलंबिया में है, अमेरिका में है, और वहां कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में, EIA यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों के साथ जो संवाद किया, वहां पर भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया क्यों चीन हमसे आगे है और भविष्य में भी हमसे आगे रहेगा। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि वैश्विक गुरु बनने का सपना ना तो भारत देख रहा है, भारत इतना एरोगेंट नहीं है, और ना ही भारत के लिए अभी कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ऐसी लीडरशिप लेने की क्षमता विकसित हो पाई है। जो टैग, पप्पू का टैग राहुल गांधी पर चस्पा दिया गया था, वो अब धीरे धीरे इन्हीं कारणों के चलते हटने लगा है। आज राहुल गांधी का मजाक उड़ाना आसान नहीं रह गया है। अगर उन्हें कोई पप्पू अब कहकर पुकारता है
तो जनता ये सवाल उठाने लगी है कि ये मजाक आखिर क्यों दोहराया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि राहुल आम जनता से जुड़ चुके हैं। ये जो सर्वेक्षण आया है दोस्तों, सी वोटर और इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, जो ये बताता है कि मोदी जी और राहुल के बीच का फासला 21% से घटकर मात्र 11% रह गया है, यह इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और अगले लोकसभा चुनावों का समय आएगा, तो पूरी संभावना है कि राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर लेंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता का उभार और मोदी की घटती चमक भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, दो नेताओं की यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मनोवृत्ति की कहानी है, उस मनोवृत्ति को दर्शाता है जो जनता के मन में अब पलने लगी है। जनता अब नारों से, जुमलों से थक चुकी है, उसे जुमलों से अधिक ठोस काम चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शायद समझ रहे होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझ रहा होगा कि अब या तो धरातल पर काम करके दिखाना होगा और या फिर सत्ता से बाहर का रास्ता जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में चुनना पड़ेगा। अब बिहार के चुनावों में ये जो सर्वे आया है, इसका कितना असर होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि मोदी जी के लिए पहला मौका है जब उनको चुनौती मिलने लगी है, और वह भी राहुल गांधी से। राहुल गांधी अब एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिनका सीधे जनता के साथ डायलॉग होता है, सीधे जनता से संवाद होता है, और दिल के स्तर पर जनता राहुल से जुड़ने लगी है। और इस परिदृश्य में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय राजनीति में अब एक तरफा खेल नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे और जुमले धीरे धीरे जनता के दिल से उतर रहे हैं, और राहुल गांधी की ईमानदारी, उनका संघर्ष और उनका इवॉल्व होकर उभरना, उनका परिपक्व होकर उभरना लोगों को आकर्षित कर रहा है। और मेरा मानना है कि हमारे लोकतंत्र की, हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता समय समय पर अपने नेताओं को परखती है। हमने 1977 में यह देखा, इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी से ठीक पहले इंदिरा जी को दुर्गा कहकर पुकारा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश को स्थापित कर दिया था, और लोगों को लगता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1977 में जनता ने परखा, अपना फैसला दिया, और इंदिरा जी सत्ता से बाहर आ गई। इंदिरा जी का भी मुगालता टूट गया कि वही भारत हैं और भारत उनमें ही निहित है। बहुत संभावना है कि अब वही दौर दोबारा से आ रहा है। बहरहाल हमें समझना होगा कि लोकतंत्र के लिए ये वैसे भी बहुत जरूरी है कि जनता अपने नेताओं को बार बार परखती रहे, और सत्ता को, जैसा राम मनोहर लोहिया कहते थे, सत्ता को रोटी की तरह, जैसे रोटी तवे में बनाई जाती है, उल्टे और पलटे, जैसे कोई भी व्यक्ति तानाशाह बनने की ओर ना जाए।